नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो पर, जो कि मैं लेकर आया हूं आप सभी के प्यारे से चैनल एक ही लक्ष्य पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबको ये बताऊंगा जो CUET यूजी का एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, कोर्सेज़ के लिए, यानी कि बैचलर डिग्रीज़ के लिए, जो कि हर स्टूडेंट जो है, खासकर इंडिया का हो या बाहर का हो, वो जो है 12th क्लास के बाद जो है अपने कॉलेज एडमिशन्स के लिए ये वाले कोर्स करता है। बैचलर डिग्रीज हो गए या फिर अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज हो गए, सबसे पहले वो ये करता है। इसके बाद जो है जाके इसी कोर्स में या फिर इसी नी कोर्स में जो है मास्टर डिग्रीज करता है, या फिर वो आप कह सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज करता है। तो इन सब के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री करनी होती है 12th के बाद। तो उसके लिए आपको क्या होता है कि आपकी एलिजिबिलिटीज़ होती है, मतलब कि आपकी क्या क्षमताएं होती है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको फुलफ़िल करनी होती है कॉलेजों में, संस्थाओं में, यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेने के लिए, उन कोर्स के लिए। तो वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि आप जो है आपके 12th में इतने परसेंट जो है मार्क्स होने चाहिए। हर कॉलेज वाला, हर यूनिवर्सिटी वाला अपने अपने हिसाब से अलग अलग मार्क्स जो है अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, जो है अलग अलग कोर्स के हिसाब से जो है स्टूडेंट से मांगता है। प्लस उसका क्या है कि वो जो है 12th पास होना ही चाहिए, या फिर अभी वो जो 2023 के हिसाब से ये है, या तो वो अभी 2023 के अंदर वो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाला है या दे रहा है। इस समय जो अभी चल रहे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम, स्टेट बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, ओपन बोर्ड हो, उससे मतलब नहीं है दोस्तों। बस आप 12th पास या 12th अपियरिंग होने चाहिए 2023 के रिकॉर्ड के हिसाब से। तो दोस्तों इसके अंदर आपको जो है मैं यही बताऊंगा, CUET यूजी जो है वो एग्ज़ाम है क्या एक्चुअल में, उसमें क्या होता है, उससे आप कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ उसके अंदर आते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेज जो हैं भारत के, वो उसके अंदर आते हैं। उसमें जो है आप अपना एडमिशन लेके अपना अंडर ग्रेजुएट कोई सा भी जो बैचलर डिग्रीज़ का प्रोग्राम है, कोर्स है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जिस भी फील्ड में, वो आप जो है वहाँ से कर सकते हैं। उसकी फ़ीस क्या रहती है, वो हर कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की फ़ीस अलग 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 होती है। और रही बात फ़ीस की, तो ये फ़ीस की बात जो है तो बात की होती है, पहले आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। वो एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे एडमिशन होता है, और वो एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, हालांकि हर यूनिवर्सिटी वाले, हर कॉलेज वाले अपने अलग अलग जो है एग्ज़ाम्स लेते हैं एडमिशन के लिए, और कुछ कुछ जो है वो नहीं लेते। कुछ जो है डायरेक्ट इस कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए आपको जो है एडमिशन दे देते हैं। तो मैं आपको बताऊं, भारत के अंदर जो है ना, अभी के समय पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है, लगभग 80 to 90% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिस भी कोर्स में आप अपना एडमिशन लेना चाहें, वो आप इस एग्ज़ाम के थ्रू बैचलर डिग्रीज़ में ले सकते हैं 2023 के हिसाब से। तो मैं उसी के हिसाब से आपको एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन नाम का एक फ़ाइल होता है, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये CUET की ना एक वेबसाइट है, जिस पे आप जाएंगे तो होगा CUET.समर्थ.ac.in। इस वेबसाइट पे आप जैसे आएंगे तो इस वेबसाइट के पेज पे आपको सेकंड ऑप्शन में होम के राइट साइड में आपको दिखेगा इंफॉर्मेशन बुलेटिन। मतलब इस फाइल, एक फ़ाइल है ये, इस फाइल के अंदर आपको सब बताया हुआ है पूरा डिटेल में कि कौन कौन से कोर्स हैं, क्या सिलेबस है एग्ज़ाम का, क्या पैटर्न रहेगा, किस डेट से किस डेट तक एप्लीकेशन रहेगी, और कौन से दिन आपका एग्ज़ाम है, कब आपके एडमिट्स कार्ड आएंगे, कब आपके आंसर की आएंगे, कब जो है उस आंसर की में अगर आपके जैसे कोई आंसर जो है आपने सही करा है, लेकिन उधर जो आंसर की आपको रिलीज़ करी गई है वेबसाइट पे, उसमें वो जो है वो आपके आपके हिसाब से वो गलत है, तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं कि मैंने जो करा है वो आंसर सही है, और आपने जो मेंशन किया है वेबसाइट पे वो गलत है। तो उसके लिए जो है आपको पर क्वेश्चन पे आपको 200 रुपये चार्ज देना पड़ता है, और अगर वो आपका सही निकलती है, आपने जो बात क्लेम करी है, तो आपको वो उसके मार्क्स भी अलॉट होते हैं। और भी इसके बारे में कि रिजल्ट कब आएगा, और जो भी इसकी सारी जानकारी है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ये वीडियो जो है बहुत ख़ास है 2023 वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये जो फाइल है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के, जिससे कि आप आसानी से जो है वहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर लें, ओपन कर लें, और एक एक चीज़ पढ़ लें। क्योंकि हमें होता है ना ऐसा कि हम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमें ये बात जानना ज़रूरी है कि उसके लिए हमें क्या क्या जो उसके अंदर होता है।
अप्लाई करने से लेके एग्ज़ाम के रिजल्ट आने के बाद एडमिशन लेने तक की जिम्मेदारी हमारी होती है कि हमें सब पता हो कि कैसे कैसे प्रोसेस होने वाला है। तो दोस्तों इसमें सिंपल सी बात है, ये एग्ज़ाम का नाम आप देख रहे हैं जैसा कि, तो इसमें जो है ये आपकी जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एग्ज़ाम देंगी। अब ऐसा नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ आप समझ लें कि आपको हर यूनिवर्सिटी में हर कॉलेज में भारत के इस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा किसी भी कोर्स में जिसमें आप चाहें, सिर्फ एलिजिबिलिटी फुलफिल करके। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जो इसमें लिस्ट में नाम आ रहे हैं उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस, चाहे वो प्राइवेट हो, सेंट्रल हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, या फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हो, मतलब कि जिनको जो है अभी वो यूनिवर्सिटी है नहीं लेकिन उनको जो है उसकी अथॉरिटी मिल रखी है कि यूनिवर्सिटी हैं, पूरी तरीके से नहीं है। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ वो भी एक समय पे यूनिवर्सिटीज़ के नाम से अलॉट हो जाती हैं। तो ये यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आ गई, एएमयू आ गई, असम आ गई, और भी बहुत सारी हैं, डीयू आ गई आपकी, जवाहरलाल नेहरू आ गई, जामिया मिलिया इस्लामिया आ गई, और भी बहुत सारी हैं सिर्फ। और ये जो है इसमें तो वैसे कम दिखाई है, वेबसाइट के पेज पे आपको, जैसा आप देख रहे हैं वेबसाइट है, इस वेबसाइट के पेज पे आपको यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन मिलता है यूनिवर्सिटीज़ का। तो इसके अंदर जो है ना, इस ऑप्शन के अंदर आप खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखी है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, उसी के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे है स्टेट यूनिवर्सिटी जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। जैसे कि दिल्ली की बात करूँ तो मैं जहाँ पे मेनली अगर जिसके नाम ले रहा हूँ वो ज़्यादा पॉपुलर, अपने कोर्स के हिसाब से, उनकी प्लेसमेंट अच्छी है, उनकी पढ़ाई अच्छी है, उनकी फ़ीस उस हिसाब से है, स्टूडेंट आराम से पढ़ सके, वो लोग भी स्कॉलरशिप्स देते हैं और अच्छे अच्छे फैसिलिटीज़ देते हैं। तो उस हिसाब से जो है यूनिवर्सिटीज़ जो है रैंक करती हैं दोस्तों। ऐसा नहीं होता कि हर यूनिवर्सिटी, ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा कि कोई यूनिवर्सिटी ख़राब है, क्योंकि सब जो है स्टूडेंट को पढ़ा रही हैं, पढ़ा के स्टडी प्रोवाइड कर रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं उनको उनके फ्यूचर में, उनकी लाइफ में। तो उस हिसाब से सारी अच्छी है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग देखते हैं फ़ीस होनी चाहिए अच्छी, पढ़ाई जो है अच्छी होनी चाहिए, टीचर्स की क्लासेस होनी चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें। तो उस हिसाब से मैं उन यूनिवर्सिटीज़ के नाम मेनली अपने मुंह से ले रहा हूँ। तो स्टेट यूनिवर्सिटी में आप डीएसयू नाम जानते होंगे, अभी नई यूनिवर्सिटीज़ है, 1-2 साल इसको इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं अभी। ऐसे जीजीएसआईपीयू है, अम्बेडकर है। तो ये कुछ पॉपुलर डीयू यूनिवर्सिटी है। अब डीयू जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आती है वो। और एक मिनट और एक बात और आपको बता दूँ, अप्लाई करने से पहले आप चेक ज़रूर कर ले लिस्ट में कि यही यूनिवर्सिटीज़ में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेने के लिए, जो भी कोर्स आपको पढ़ना हो। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा मेरे को ये कोर्स करना है इस यूनिवर्सिटी से और वो इस लिस्ट में नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम के थ्रू उसमें एडमिशन नहीं ले सकते। इसमें साफ साफ लिखा है कि इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में जो है आपके इस एग्ज़ाम के मार्क्स जो है एक्सेप्ट होंगे। तो ऐसे लिस्ट है, ये स्टेट की है, फिर ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, फिर साथ में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की भी लिस्ट है। तो ये आप सिंपल वेबसाइट पे आएंगे ना, तो वेबसाइट पे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से आप जो है आसानी से चेक कर सकते हैं। अब देखिए ये तो रही बात यूनिवर्सिटीज़ की। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ, एनटीए क्या है ना, एनटीए आपका सिंपल एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है जो कि सारी जिम्मेदारी लेती है कि आपका एग्ज़ाम होगा कैसे, सेंटर के सारी जो है आपकी सुविधा कैसी होगी, वहाँ पे सारी सिक्योरिटी मेजर को रखा जाता है ना, वो सब जो होता है ना, मतलब आपका एग्ज़ाम होने तक, एग्ज़ाम में जो भी आपका होता है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीए लेती है। अब देखिए ये इंडेक्स है फाइल का कि कौन से पेज पे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ इस फाइल में। तो सिंपल है, एनटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, यूनिवर्सिटीज़ बता दी, और उसके बाद हम मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन जानेंगे, मीडियम जानेंगे, कौन कौन सी लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ये पैटर्न जानेंगे एग्ज़ाम का, ड्यूरेशन जानेंगे कितनी देर तक आपका एग्ज़ाम चलता है ये, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर इसका एग्ज़ाम 2-2 घंटे का ही हो रहा है या 3 घंटे का ही हो रहा है, सबकी जो है अलग अलग टाइमिंग है, सिलेबस भी सबका अलग अलग है, हर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस बनाया हुआ है इन लोगों ने। और एलिजिबिलिटी भी ऐसा नहीं है कि हर कोई स्टूडेंट दे सकता है, उसके लिए कुछ खास एलिजिबिलिटी रखी गई है। उसी तरीके से स्टेट की एलिजिबिलिटी क्या है, जैसे आप जानते हैं एचआर कोटा होता है और वो सब जो होता है, उस हिसाब से रिजर्वेशन में आपको क्या क्या छूट मिलेगी अगर आप ये एग्ज़ाम देंगे, तो फ़ीस में, एप्लीकेशन फ़ीस में क्या मिलेगी, आगे चल के भी आपको मिलती है, वो सब जो है इसमें बात होगी। आप जो है सेंटर चुनेंगे, एडमिट कार्ड, फिर उसके बाद
शेड्यूल क्या होगा एग्जामिनेशन का, फिर फील्ड्स कौन कौन सी होंगी एप्लीकेशन फॉर्म में, मतलब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको कौन कौन सी फील्ड जो है वो भरनी पड़ेंगी। जैसे आप जानते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में स्टार मार्क के साथ आता है कि मैंडेटरी फील्ड्स, मतलब कि ये फील्ड्स आपको भरनी ही होंगी। तो उस तरीके से की वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। फिर इंस्ट्रक्शन क्या क्या है जो ज़रूरी है कैंडिडेट को ध्यान में रखना। फिर वो कि ऐसे कौन कौन से रूल्स है जिसके बिहाफ पे जो है आपका एग्ज़ाम जो है कैंसिल भी हो सकता है, पनिशमेंट क्या क्या हो सकती है ना, रिजल्ट आपका कैंसिल कैसे कैसे हो सकता है। फिर जब आंसर की आती है आपकी एग्ज़ाम के हो जाने के बाद ही हफ्ते भर के अंदर जो है शायद आंसर की रिलीज़ हो जाती है, जब सारे एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। उसमें क्या होता है ना दोस्तों, उसमें ये होता है कि आपकी एक लिस्ट आती है। उस लिस्ट में जो है ना आपके पास आपको दिया जाता है कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर था, सब्जेक्ट वाइज सब कुछ लिखा होता है, कौन सा करेक्ट आंसर था और जो भी है आपका वो लिखा होता है। फिर आप उसको देख के अपने आंसर्स को मैच करते हैं वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली लाइव बिल्कुल। फिर जो है उससे आप मैच कर लेते हैं कौन सा आपका गलत गया है कौन सा सही गया है, और आप सोच रहे हैं नहीं ये तो सही ही होना चाहिए था, तो उसके लिए आप चैलेंज भी करते हैं। फिर उसके बाद अब ये यूज़ ऑफ स्कोर्स ऑफ CUET 2023 बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं बाकी जो इसके मार्क्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। ये जो दोस्तों आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं जो आपके इसके मार्क्स को जो है एक्सेप्ट करते हैं। तो यही सब है जो इस लिस्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जनरल सर्टिफिकेट अगर EWS सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट क्या होगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, रिजर्वेशन कैटेगरी में आप आ रहे हैं और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और उसको मांगा जा रहा है वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान, तो तब आप क्या करेंगे। तो उसमें एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, मतलब जिसमें स्टूडेंट जो है अपनी तरफ से डिक्लेयर कर रहा है CUET वालों को, NTA वालों को, एग्ज़ाम अथॉरिटी को कि जी हाँ मैं रिजर्वेशन कैटेगरी में आता हूँ, चाहे वो EWS हो, OBC NCL हो, NCL मीन्स नॉन क्रीमी लेयर हो, या फिर SC ST हो, या PWD हो, PWBD हो। तो ये सब जो है, तो इसमें जो है आप कहते हैं कि मैं उस रिजर्वेशन कैटेगरी में हूँ बट मेरे पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, मैं बाद में जो है एडमिशन के टाइम पे उस सर्टिफिकेट को दिखा दूंगा। इसको आप जो है अपनी तरफ से एक सिग्नेचरी आप कर सकते हैं एक तरीके से। फिर वही बात है लिस्ट कौन कौन सी, वही यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको पहले बताया। फिर कौन कौन से आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, जनरल सब्जेक्ट्स हैं, और पैटर्न एग्ज़ाम में जो आता है वो, और आप फीस को कैसे पेमेंट करेंगे ऑनलाइन इस एग्ज़ाम के लिए उसके बारे में भी इन्होंने इसी में बताया हुआ है। हालांकि होता है ना स्टूडेंट्स को कि आप फ़ीस पेमेंट करने गए, आप फ़ीस पे नहीं कर पा रहे, आप जो एक ऑप्शन से नहीं कर पा रहे तो दूसरे किस किस ऑप्शन से कर सकते हैं, तो वो सब सिंपल ये आपकी एब्रीविएशंस हैं। अगर बीच में कहीं लिस्ट में लिखा आएगा CBT, CU, CUET, EWS, GOI, MCQ, MOE, NDA, तो ये सब जहाँ भी लिखा आएगा तो आपको सिंपल सी आप समझ सके कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसके लिए आपको पहले ही बताया गया है। CBT आप सब जानते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है, और एग्ज़ाम का नाम तो आप जानते ही हैं। EWS भी आप जानते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ इसमें एक रहेगा आपका जानना जो ज़्यादा ज़रूरी होता है वो इसमें आपका देखिए SC ST आप जानते हैं, स्केड्यूल्ड कास्ट्स, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, और UR कहीं लिखा हो तो अनरिजर्व्ड की बात हो रही है। तो इस तरीके से रहेगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट, ये आपका ध्यान में रखने की बात है, ये आपको ज़रूर याद रखना है कि आपका 9 फरवरी से 12 फरवरी तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आपके अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप अलग अलग कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है दोस्तों कि आप कितनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कितने कॉलेज के लिए, वो आप अपनी मर्ज़ी से जितने मर्जी कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉलेज के कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। लेकिन यहाँ पे लिमिट है सब्जेक्ट्स की कि आप एग्ज़ाम में कितने सब्जेक्ट दे सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ लास्ट डेट जो है 12 मार्च को आप 11:50 तक फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद फ़ीस पेमेंट आपकी नहीं होगी, सिंपल इन्होंने बता दिया है। और एप्लीकेशन फॉर्म आपका
12 मार्च के 9 बजे रात तक होगा, उसके बाद नहीं होगा। सेम अगर करेक्शन, अभी आपसे कोई भी गलती हो जाती है एप्लीकेशन फॉर्म में, अभी आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म भर के इस एग्ज़ाम के लिए, स्टूडेंट से अगर कोई भी किसी भी चीज़ में गलती होती है तो वो अभी जैसे उसने सिंपल फ़ीस पेमेंट कर दी और फॉर्म उसने सबमिट कर दिया, तो वो उसको करेक्ट नहीं कर सकता 15 मार्च से पहले। 15 मार्च से 18 मार्च रात के 11:50 तक वो स्टूडेंट जो है उसमें अपडेट कर सकता है, करेक्शन कर सकता है। उसमें भी कुछ चीज़ों में अपडेट कर सकता है, वो आपको उस टाइम पे मेंशन होंगी कि आप कहाँ कहाँ अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले 2-4 बार प्रैक्टिस कर लें कि कैसे फिल करना है, और फिर उसके बाद ही उसको जो है फिल करें, अप्लाई करें। देखिए, सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन, आपका कौन कौन से एग्ज़ाम सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा वो 30 अप्रैल को बताया जाएगा ऑफिशियली वेबसाइट पे। नेक्स्ट आपको बताऊं, एडमिट कार्ड जो है वो आपका 2nd वीक ऑफ मई 2023 को रिलीज़ होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं 8 से 15 मई के बीच में जो है 2nd वीक लग जाएगा मई का। तो उस टाइम पे जो है आपका एडमिट कार्ड जो है आपकी वेबसाइट पे मिलेगा आपको, और वहाँ से आप जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डेट जो है एग्ज़ाम की वो 21 से 31 मई के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। अगर उस डेट पे नहीं होता है बाई चांस, तो 1 से 7 जून के बीच में तो होगा ही होगा, यहाँ पर लिखा है साफ। अब बात करें कि डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर कीज। आप देखिए, अब जो आंसर की है उस पर जो है लोग जो है अपने क्लेम करेंगे क्वेश्चंस पे, अगर तो उसका रिकॉर्ड जो है उस आंसर की के बारे में आपको रिस्पॉन्स कब देगी वेबसाइट, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है साफ। आप जो है सिंपली यहाँ पे वेबसाइट पर डेली अपडेट रहें, जिससे कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आपकी मिस ना हो जाए इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब देखिए और क्या बताऊँ मैं आपको, और ये बता देता हूँ, 3 सब्जेक्ट अगर आप चुनते हैं एग्ज़ाम के अंदर 750 रुपये आपको देने होंगे 3 सब्जेक्ट के। जनरल कैटेगरी से आते हैं, क्योंकि जनरल जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी होती है, उसके लिए कहीं कोई सीट्स का रिजर्वेशन नहीं होता, एडमिशन में फ़ीस का रिजर्वेशन कुछ नहीं होता, कुछ डिस्काउंट कुछ भी ऐसा नहीं होता। 3 सब्जेक्ट अगर आप देते हैं 750 जनरल के लिए हैं, OBC NCL और EWS के लिए 700 रुपये है, SC ST PWBD और थर्ड जेंडर इन सब के लिए 650 है 3 सब्जेक्ट के लिए। और अगर सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर का सेंटर है और वहाँ का स्टूडेंट दे रहा है, तो उसको 3750 रुपये 3 सब्जेक्ट के देने पड़ेंगे। सेम 7 सब्जेक्ट में जो है आपका जनरल के लिए 1500 है, 10 सब्जेक्ट का जनरल में 1750 है। इसी तरीके से बाकी यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए, कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा, MCQ एग्ज़ाम होगा, एक करेक्ट बाकी गलत, इस तरीके से एग्ज़ाम होगा। 13 लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें हिंदी इंग्लिश होगी और बाकी की 11 लैंग्वेज जो यहाँ लिखी हुई हैं। सिलेबस जो है वो बता दिया गया है, आपको अलग से सिलेबस भी दिया हुआ है, वहाँ से आप सिलेबस चेक कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चेक करना है, वहाँ जाके चेक कर लेना। मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे चेक करना है आपको सिलेबस। डोमेन सब्जेक्ट जो है आप जो है उसका डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस जो होगा वो 12th क्लास के सिलेबस के बेस पर ही होने वाला है। जनरल टेस्ट में आपका ये सिलेबस रहेगा, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन आप इसी वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं और कहीं से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, सिंपल इन्होंने बोला है। और इन्होंने ये भी बोला है कि जनरल टेस्ट में आपको जो है 50 क्वेश्चन करने होंगे 60 क्वेश्चन में से। 60 क्वेश्चन आएंगे, 50 करने हैं, 35 करने हैं, 40 आएंगे, 45 करने हैं, 50 आएंगे बाकी सब्जेक्ट के लिए, यानी सेक्शन A और B के लिए, सेक्शन 1 और 2 के लिए। इन्होंने बोला है एप्लीकेशन को जो है केयरफुली फिल करें, उसमें कोई भी गलती ना करें, नहीं तो फिर जो है फिर आपको जो है आगे उसको जो है फिर फेस करना पड़ेगा उस गलती को। देखिए, सिंपल आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या होगा, जैसे आप ये आएंगे ना वेबसाइट पे, ये वेबसाइट पे जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पे जो है आपको एक स्टेप बैक जाएंगे, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करेंगे। अगर आप पहली बार इस साइट से जो है पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर आप कोई पहली बार यहाँ से एग्ज़ाम दे रहे हैं,
नहीं तो आप साइन इन भी कर सकते हैं अगर आप पहले से रजिस्टर हो तो। यहाँ से आपको जो है आपका एक ऑनलाइन फॉर्म जो है उसको जो है आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको पासवर्ड मिल जाएगा। यहाँ से आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस चूज़ करने होते हैं यहाँ पे, जिससे कि आप उसका आंसर देके भी बाद में लॉगिन हो सकते हैं। अगर आप अभी जो आप क्रिएट करेंगे पासवर्ड वेबसाइट पे अगर आप उसे भूल जाते हैं तो बाद में जो है आप आके उन क्वेश्चंस के आंसर के ज़रिए भी आप इसको खोल सकते हैं जो आपसे रजिस्ट्रेशन करते समय पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा जो आपके आगे चलने वाला है इस वेबसाइट के थ्रू। नेक्स्ट आपको बताऊँ एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो है ना आपको क्या है, सिंपली ज़रूरत पड़ेगी आपकी स्कैंड अपलोड करनी पड़ेगी आपको स्कैंड इमेज ऑफ कैंडिडेट फ़ोटोग्राफ। आपको जो अपनी तस्वीर अपनी फ़ोटोग्राफ जिसमें जो है आपका अपर बॉडी पार्ट आ रहा हो ऊपर का, लेग से ऊपर का, और जो है फेस 80% तो आ ही रहा हो, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और पीछे बैकग्राउंड में जो है वाइट स्क्रीन होनी चाहिए। पीछे जो आपका जो भी आता है ना, जैसे आप देखते हैं फ़ोटो खींचते हैं आप पीछे दीवार आ रही है या कोई भी वॉलपेपर टाइप का आता है ना, तो वो जो है आपका बिल्कुल प्लेन वाइट होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि जो आपकी फ़ोटो होगी और डिजिटल सिग्नेचर होंगे। डिजिटल सिग्नेचर में सिंपल है, आपको पेपर वाइट पेपर पे प्लेन पे सिग्नेचर करना है अपना, और उसको जो है उसकी फ़ोटो खींच लेनी है डिवाइस में, और फिर उसको जो है JPG एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे आप PDF सुनते हैं, PDF हो गया, डॉक एक्स हो गया, ये सब जो है आपके एक्सटेंशंस होते हैं, फाइल के फॉर्मेट होते हैं फाइल के। तो उसमें जो है सिंपल बोला गया है आपको, आप अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर जो है उसको जो है JPG या JPEG फॉर्मेट में ही उसको जो है अपलोड करें, उसके अलावा ना करें, नहीं तो वो अपलोड नहीं होगा, वो जो है वेबसाइट आपका एक्सेप्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट जो है साइज़ की बात करूँ तो फ़ोटो का साइज़ 10 से 200 KB के बीच में ही रखना। अगर जैसे आपने फ़ोटो ली अपनी डिवाइस में, उसको फॉर्मेट भी चेंज कर लिया आपने एक्सटेंशन के साथ, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, आपके जो साइज़ की वो ज़्यादा आ रहा है आपका, तो उसके लिए आप सिंपल दोस्तों अपने किसी भी ब्राउज़र पे है ना, आप सिंपल आप ये लिख दीजिए कि कंप्रेस द साइज़ ऑफ इमेज फ्रॉम दिस टू दिस, ऐसे करके आप लिखेंगे ना, तो वो आपको बहुत सारे जो है वेबसाइट्स देगा, तो उनमें से आप किसी भी वेबसाइट पर जाके आपका जो इसका साइज़ है वो कम कर सकते हैं। इसी तरीके से इस फॉर्मेट में जो आप JPG है, JPEG है, डॉक एक्स है, कोई भी फॉर्मेट में एक्सटेंशन जो है वो भी आप जो है ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट की। अगर जैसे कोई रिजर्वेशन कैटेगरी का स्टूडेंट है, वो अपने रिजर्वेशन के लिए क्लेम कर रहा है एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, तो उसको जो एक बात ध्यान रखनी है कि उसको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना है, और उसको जो सर्टिफिकेट लगाना है वो PDF फॉर्मेट में हो, 50 से 300 KB के बीच में उसका साइज़ हो, और अगर उसके पास नहीं है तो तब जो है वो डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है, जैसा कि बताया गया था। फ़ीस पेमेंट जो आपको है वो आपको मैं बता दूँ, क्रेडिट कार्ड होता है सबके पास, किसी के पास डेबिट कार्ड होता है, नहीं तो UPI ऑनलाइन जैसे पेटीएम्स होते हैं, और बाकी बैंकिंग के अकाउंट्स होते हैं, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। इतना तो कोई भी कर लेता है शायद मेरे हिसाब से। देखिए और एक को क्या बोला गया, डाउनलोड कर लेना आप सेव एंड प्रिंट कंफर्मेशन पेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए आपने सबमिट कर दिया एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी एप्लीकेशन जो है फुलफ़िल हो गई, सबमिट हो गई, उसके बाद जो आपके सारा जो है ना एक एप्लीकेशन फॉर्म का जो है आप प्रिंट ले लें या फिर सेव कर लें या उसे डाउनलोड ज़रूर कर लें, जिससे कि बाद में आपको ये काम आएगा। देखिए यहाँ पे जो है आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो किसी भी स्टूडेंट को, ये ईमेल आईडी है, इस पे ईमेल कर सकते हैं, इस पे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं आप NTA वालों से डायरेक्ट, अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये तो पता ही होता है वैसे तो, जब एडमिट कार्ड आएगा उस पर भी सब लिखा ही होता है कि आप क्या ले जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर में, क्या नहीं ले जा सकते, वो सब है यहाँ पे। अब देखिए रोल बताया NTA का, वो बताने की जरूरत नहीं है, वो शायद बता ही दिया है आपको।
मोड भी बता दिया, मीडियम बता दिया। देखिए लैंग्वेज में क्या है ना कि यहाँ पे आप चूज़ करेंगे जैसे अपने मीडियम में कि आप कौन सी लैंग्वेज में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो इसमें जैसे आपने मान लीजिए बंगाली चूज़ करी, तो इसमें क्या होगा ना, स्टूडेंट का जो क्वेश्चन पेपर आएगा कंप्यूटर पे, वो आपका जो है बंगाली में भी होगा और प्लस इंग्लिश में भी होगा। मतलब अगर कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम चुनता है तो उसका भी हिंदी तो होगा ही, साथ में इंग्लिश भी होगा। तो इंग्लिश जो मीडियम है ना एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर का, वो तो रहेगा ही। उसके साथ जो है इट कैन नॉट बी चेंज एट अ लेटर स्टेज। देख, और ये आपका चेंज नहीं होगा अगर आपने लैंग्वेज अभी चुन ली, वही फाइनल कर दी जाएगी। देखिए स्कीम क्या है ना इस एग्ज़ाम की, ये एग्ज़ाम का इस पैटर्न स्कीम उसे ही बोलते हैं। देखिए पैटर्न तो एमसीक्यू है, स्कीम ये है आपका सेक्शन होंगे 3 एग्ज़ाम के अंदर, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1A होगा, बी होगा, 2 पार्ट में होगा, जिसमें आपका एक में 13 लैंग्वेज होगी, एक में 20 लैंग्वेज होगी, जिसमें से जो है आप उसमें से किसी भी लैंग्वेज को आप चुन सकते हैं अपने एग्ज़ाम को देने के लिए। जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, 40 आपको करने ही होंगे। साथ में सेक्शन 2 जो कि डोमेन है, उसमें क्या होगा, उसमें आपको 35, 45, 40 और 50 क्वेश्चन में से करने होंगे, जैसा यहाँ लिखा है। 27 डोमेन सब्जेक्ट है। अब ये आप कैसे चुनते हैं, ये आप ना अपने कॉलेज के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, तो उस कोर्स की उस यूनिवर्सिटी में क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपसे क्या कह रहे हैं, उस हिसाब से आप जो है उस डोमेन सब्जेक्ट को चुनते हैं। अब जनरल टेस्ट में भी ऐसा ही होता है सेम। अगर कोई यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी में आपको अगर मान लीजिए बीए ऑनर्स करना है जेएनयू में, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इसमें वो बोल रहे हैं कि आपको जनरल टेस्ट देना ही होगा, तो तब आप देंगे कि अगर आपको वहाँ एडमिशन चाहिए और जनरल टेस्ट मांग रहे हैं तो आप देंगे। ऐसा कोई बोला नहीं है कि आपको देना ही देना है। और एक और चीज़ कि यहाँ आप 10 सब्जेक्ट चुन सकते हैं, मतलब आप एक ही एग्ज़ाम में इस एग्ज़ाम में मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई भी एक स्टूडेंट नहीं दे सकता। देखिए 3 ड्यूरेशन जो है वो रहेगा। अच्छा, PWPD वाले कैंडिडेट को जो है 20 मिनट फालतू दिए जाएंगे हर 1 घंटे पर एग्ज़ाम के अंदर। अगर मान लीजिए किसी का एग्ज़ाम 3 घंटे का है तो PWD वाले को 4 घंटे मिल जाएंगे आराम से पेपर देने के लिए। PWD होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब कि जैसे किसी का मान लीजिए आई में आँख में कोई प्रॉब्लम है, या फिर वो चल नहीं सकता, इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो ऐसा कोई आप समझ सकते हैं पर्सनल डिसेबिलिटी क्या होता है, तो उसके लिए। और ये एग्ज़ाम जो है एक दिन में 3 स्लॉट होंगे, मतलब कि सुबह दोपहर शाम, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, इन 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा रोज़ के दौरान। देखिए टाइम नहीं बताया आपका कितने बजे से कितने बजे है, कि 9 से 12 है या 9 से 10 है ना, या फिर 1 से 4 है, टाइम अभी नहीं आया, टाइम बाद में आएगा। सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ वेबसाइट पर जाके। सिलेबस सिंपल आपको करना क्या है, सिलेबस का यहाँ ऑप्शन मिल जाता है वेबसाइट पे, तीसरे ऑप्शन में सिलेबस होता है। सिलेबस पे आप क्लिक करेंगे, सिंपल हर सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे सिलेबस मिल रहा है। यहाँ हिंदी में सिलेबस है, यहाँ आपका इंग्लिश में सिलेबस है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई भी स्टूडेंट आए अपना सिलेबस चेक कर ले, चाहे वो जीएस का हो, जनरल टेस्ट का हो, है ना, या फिर डोमेन का हो, या फिर इंग्लिश वो लैंग्वेज का हो, तो वो आसानी से यहाँ से देख सकता है। देखिए एलिजिबिलिटी तो आपको बता दी है, सिंपल है, या तो आप 12th पास हो या 12th इस साल दे रहे हो। और दूसरा, आपकी एज में कोई लिमिट नहीं है, एज कितनी भी हो आपकी चलेगी। अगर इसी यूनिटी वालों को, ये अगर यूनिवर्सिटी में आप किसी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वो अगर बोल रहे हैं कि आपको जो है आपकी एज इतनी मैक्सिमम हो सकती है या इतनी मिनिमम होनी चाहिए, तो तब आपको जो है उसको देखना पड़ेगा। बाकी ये एग्ज़ाम वाले जो है आपके एग्ज़ाम लेने के लिए कोई एज लिमिट नहीं मांग रहे।
देखिए रिजर्वेशन में बात कर लेता हूँ मैं। जो EWS कैटेगरी वाला स्टूडेंट होगा जनरल में, तो उसको जो है 1 अप्रैल 2022 वाले दिन का या उसके बाद का गवर्नमेंट से इशूड उसके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं है तो डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। सेम ऐसा ही OBC वालों के लिए भी है और SC ST वालों के लिए भी सेम रहेगा। देखिए चॉइसेस ऑफ सिटीज़, देखिए आप सिर्फ 2 सिटी चुन सकते हैं अपनी चॉइस के अंदर आपके सेंटर के लिए। अच्छा ठीक है, देखिए आप सिर्फ 2 ही सिटी चुनेंगे अपने स्टेट के अंदर परमानेंट एड्रेस के हिसाब से कि आपको कहाँ एग्ज़ाम देना है अपने सेंटर के लिए। द NTA रिजर्व द राइट टू अलॉट अ सेंटर इन अ सिटी अदर देन द कैंडिडेट्स चॉइस। देखिए थ्रो एवरी एफर्ट विल बी मेड टू अलॉट अ सेंटर इन वन ऑफ द सिटीज सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट। द NTA रिजर्व द राइट टू अलॉट अ सेंटर इन अ सिटी अदर देन द कैंडिडेट्स चॉइस। मतलब कैंडिडेट जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से हैं और आपने चुना कि मेरे को जो है एक नोएडा और एक गुरुग्राम में मैं दिल्ली और नोएडा इन दोनों को चुनता हूँ सिटी में, मैं यहाँ एग्ज़ाम दूंगा। तो देखिए क्या होगा, अगर वहाँ पे आपको नहीं मिल रहा होगा, जैसे सेंटर में आपकी सीट्स फिक्स रहती है ना कि यहाँ इस सेंटर में इतने स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे, इस सेंटर में इतने स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे, और आपकी एप्लीकेशन फॉर्म लेट सबमिट हुआ तो जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा है तो उनको मिलेगी सीट, जाहिर सी बात है उन्होंने भी चुने अपने सेंटर तो उनको उनकी पहले मिलेगी सीट, सेंटर पहले मिलेंगे। अब जैसे उनको नहीं मिल पाया, मतलब उनको मान लीजिए सीट खाली होगी तो आपको दिया जाएगा, नहीं तो NTA के पास ये राइट है कि वो खुद से आपको सेंटर दे सकती है। अगर आपकी चॉइस से नहीं मिला, वो कोशिश यही करेगी कि आपके पास में ही हो, आपकी सिटी से मिलते जुलते स्टेट के पास ही हो वो सेंटर। एडमिट कार्ड आप यहाँ से जमा कर लेंगे, आप वो कर लेंगे, क्या कहते हैं, डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से, जो बाद में आएगा आपका। अब देखिए अब मेन बात आती है ये फील्ड की, कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टूडेंट भर रहा है जब, तो भरते समय पे उसको क्या है कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, रजिस्टर करेगा वो वेबसाइट पे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म होगा, अप्लाई करेगा वो, उसके बाद जो है अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा वो स्टूडेंट, और फिर फीस पेमेंट करके उसकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो मेन बात ये है रजिस्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट करेगा क्या एक्चुअल में, तो सिंपल है, रजिस्ट्रेशन में एक्चुअल में स्टूडेंट अपनी पर्सनल डिटेल्स डालेगा, अपना टेंथ के मार्कशीट पे जो लिखा होगा उसके बेस पे वो अपना नाम डालेगा, फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नेम, अपनी DOB, जेंडर, नेशनैलिटी, सिटीज़न ऑफ कंट्री की इंडिया का है कहाँ का है, फिर कोई एक वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर, या तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, या कोई भी एक चीज़ जो है उसको वहाँ पे वो सबमिट, मतलब उसका जो है नंबर जो है वहाँ पे डालना पड़ेगा, उसको सबमिट करना पड़ेगा। अब देखिए क्या बोला गया, रिमार्क ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर फादर नेम, मदर नेम जो है वो मैंडेटरी है, आपको भरने ही भरने हैं, नहीं तो गार्जियन नेम तो डालना ही पड़ता है। अब देखिए फिर प्रेजेंट एड्रेस, फिर जो कैंडिडेट है या एप्लीकेंट है वो क्या करेगा, अपना एड्रेस डालेगा, परमानेंट एड्रेस जहाँ पे वो भी रह रहा है, सिंपल अपनी लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, हाउस नंबर, सब कुछ डाल देगा यहाँ पे। फिर वो जो है वो अपना ईमेल एड्रेस डालेगा, जो .@gmail और इस तरीके से होता है वो, फिर उसी को कंफर्म ईमेल डालेगा। ये सब पूरा बताया हुआ है आपको कैसे कैसे फील्ड भरनी है। फिर मोबाइल नंबर डालेगा, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर डालेगा, अगर वो उसके बाद दूसरा कोई मोबाइल नंबर है उसका नहीं है, पेरेंट्स का है, उनका भी डाल सकता है, जिससे कि बाद में अगर मान लीजिए आपको नहीं पता लगा, कोई कुछ अगर नोटिफिकेशन आया इनकी तरफ से तो दूसरे नंबर से आप पता लगा सकें। देखिए रिमार्क मतलब होता है ऑप्शनल, ऑप्शनल मतलब क्या है कि जैसे कॉन्टैक्ट नंबर अल्टरनेट ऑप्शनल है, आप डालें ना डालें मर्जी आपकी, लेकिन डालें तो अच्छा रहेगा, जैसे कि 2 नंबर आपके यहाँ पे रजिस्टर रहेंगे।
फिर वही प्रेजेंट एड्रेस, उसी को परमानेंट एड्रेस डाल देंगे कि आपका वही परमानेंट एड्रेस है कि नहीं। फिर जो है आप यहाँ से पासवर्ड चूज़ कर लेंगे और एक पासवर्ड क्रिएट कर देंगे अपना खुद से। ऐसा क्रिएट करें जो आपको याद भी रहे और थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट हो, ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट ना हो। सिक्योरिटी पिन आप डालेंगे, जो लिखा हुआ नीचे आता है स्क्रीन पे, जिसे आप कैप्चा बोलते हैं, वो आपको डाल देना है, सिंपल। उसके बाद फिर सबमिट करेंगे, आपका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। फिर जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे, आप सेम अपनी उसी आईडी और पासवर्ड से जो है लॉगिन करेंगे इस वेबसाइट पे, सिंपल। अब जो है स्टूडेंट आ रहा है, अब स्टूडेंट आ रहा है वेबसाइट पे फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए, कि वो फॉर्म भरने आ रहा है, तो उसमें भी वो सेम है। कैंडिडेट अपनी 10th की मार्कशीट की नेम डालेगा, उस पर जो नाम है बिल्कुल सेम स्पेलिंग वाला, फिर DOB डालेगा, जेंडर, नेशनैलिटी, कैटेगरी, फिर ये सब डालने के बाद ये देख सकते हैं टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, वैसे सब नो ही डालेंगे, अगर है तो हाँ डालेंगे। फिर फादर नेम, फादर की क्वालिफ़िकेशन क्या हो, कितने पढ़े हैं, 10th पास है, 12th पास है, नहीं पढ़े हैं, जो भी है। मदर का भी सेम वही डालना है, गार्जियन का डालना है। एनुअल फैमिली इनकम डालनी है, कितनी है पूरे, मतलब पूरे साल में जो आपके परिवार में कितनी जो है सैलरी है, कितना जो आपके घर परिवार में टोटली जो मनी है वो कमाई जाती है साल भर में, वो आपको डालना है। क्या आप ट्विंस हैं, तो अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो नो डालेंगे, सिंपल। ट्विंस मतलब जुड़वा होता है। और नेम ऑफ द अदर ब्रदर सिस्टर एज पर क्लास 10 सर्टिफिकेट, अगर कोई आपका दूसरा भाई बहन है तो उसका जो है 10th का सर्टिफिकेट के हिसाब से जो है उसका नाम या नाम डालेंगे, बहन या भाई कोई भी हो। फिर 10th क्लास का रोल नंबर डालेंगे। अब देखिए ये रोल नंबर किसका डालना है आपको बता दूँ। नेम ऑफ अदर ब्रदर सिस्टर एज पर क्लास 10 सर्टिफिकेट ओनली विजिबल इफ़ यू आर ट्विंस इज येस। अच्छा, आपको तब डालना है जब यहाँ पे आपने ट्विंस में येस किया हो, वैसे तो नहीं किया हो तो नो, आपको नहीं डालना है। अब देखिए मीडियम डालना है आपको, स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपने जो अपना 10th करा वो कौन से मीडियम में किया था, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, वो आपको यहाँ चुनना होता है। फिर प्रेजेंट एड्रेस आप यहाँ पर डालेंगे जैसा वहाँ डाला था ऊपर, फिर सेम प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस डालेंगे। फिर अदर कोटा एंड कैटेगरी डालेंगे, कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं वो सब। फिर उसके बाद आता है नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब ये क्या है, ये है ओनली विजिबल इफ़ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ यस। अच्छा, अभी अगर आपने सुना कि इज़ योर फादर एम्प्लॉय ऑफ यूनिवर्सिटी, अगर आपके पापा जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में जो है एम्प्लॉय हैं, वो आपने यस करा है, तब आपको ये सब भरना होगा, नहीं तो नहीं भरना। मतलब कि आपके पापा अगर कुछ काम करते हैं और वो आपने भर दिया है तो उसकी डिटेल आपको डालनी है, नहीं करते तो नहीं भरना। सिंपल मदर में भी आपकी मम्मी अगर कुछ काम करती है तो उसके बारे में जानकारी देनी है, नहीं करती तो आपको कुछ नहीं देना है, सिंपल। अब क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है आपको 10th क्लास के हिसाब से, आपका रिजल्ट का स्टेटस डालना है, किस साल में आपने 10th पास करी वो डालना है, क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा आपने एग्जाम पास किया था, CBSE था, ICSE था, स्टेट बोर्ड था, बिहार बोर्ड था, UP बोर्ड था, कौन सा बोर्ड था, वो सब आपको यहाँ डालना है। प्लेस डालना है अपने स्कूल का, कौन सी जगह आपका स्कूल था, कौन सा स्कूल था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था। फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री चुननी है, कहाँ से आपने 10th पास करी, उस कंट्री का नाम, स्टेट का नाम, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, बोर्ड का नाम, फिर अपना 10th क्लास का रोल नंबर डालना है, रिजल्ट का मोड डालना है कि वो परसेंटेज में आया, ग्रेड में आया तो कितना आया वो आपको डालना है। फिर CGPA कितनी आई आपकी, मार्कशीट में आपकी होती है, आप उससे निकाल सकते हो, उसमें फॉर्मूला भी होता है, उससे आप निकाल सकते हैं अगर आपकी नहीं दी हुई है तो। इस तरीके से आप फिर उसके बाद आप 12th की भी डिटेल डालेंगे, अगर आपने 12th पास कर ली है। अपीयरिंग वालों को 12th की कोई डिटेल नहीं डालनी कि आपके कितने मार्क्स, हालांकि एग्ज़ाम ही चल रहा है तो मार्क्स कहाँ से आएंगे, जो क्वालिफाई है उनको डालना होगा ये सब। यानी कि 2022 और उससे पीछे वाले के बच्चे डालेंगे यहाँ पे डिटेल, सेम वही 10th के तरीके से। अब एग्जामिनेशन सेंटर में आप देखिए प्रेफरेंस रखेंगे, पहला सेंटर कौन सा चाहिए, दूसरा कौन सा चाहिए। मान लीजिए पहले में आपको दिल्ली चाहिए, दूसरे में नोएडा चाहिए, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली और नोएडा चुन लिया आपने फर्स्ट सेकंड करके। फिर आपने यूनिवर्सिटी चुनी, फिर उसमें अपना प्रोग्राम चुना, सिंपल। जैसे मान लीजिए आपने JNU चुना, JNU में आपने BCA चुन लिया, सिंपल है ना। अब ऐसे अपनी मर्ज़ी से नहीं चुन रहे हैं, वहाँ देखेंगे पहले कि इसमें उस यूनिवर्सिटी में वो कोर्स है कि नहीं, सेम वैसे ही करना है आपको।
देखिए लिखा अभी ओनली विजिबल इफ द यूनिवर्सिटी नेम इज सिलेक्टेड। यूनिवर्सिटी के नेम में आपको दिखा देगा कौन कौन से कोर्स वो दे रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है टेस्ट पेपर सब्जेक्ट वन। अब देखिए सब्जेक्ट वन आपको चुनना है, सिलेक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन। अब जो है वहाँ पे ऑप्शंस आएंगे आपको कि आपको सब्जेक्ट चुनने हैं टेस्ट पेपर वन के लिए, फिर सेम सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट चुनना है, थर्ड सब्जेक्ट चुनना है, फोर्थ सब्जेक्ट। आप जो है यहाँ से अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चुनते जाएंगे कि आपको कितने सब्जेक्टों का एग्ज़ाम देना है, लैंग्वेज में कितनों का देना है, फिर डोमेन में कितनों का देना है, ऐसे करके आपसे पूछा जाएगा। आप अपनी यूनिवर्सिटी और उसमें जो कोर्स उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे फुलफिल करेंगे। 10 सब्जेक्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा चुन सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था जैसे ऊपर। अब नेम मेन बात आ जाती है, ये सब हो जाने के बाद आ जाती है डॉक्यूमेंट अपलोड। स्टूडेंट डालेगा डॉक्यूमेंट्स अपने, तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डालेगा, कैंडिडेट जो अपना फोटोग्राफ डालेगा, सिग्नेचर डालेगा जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में, फिर 80% प्लस फेस आना चाहिए उस फोटो में, मास्क नहीं पहना होना चाहिए, पीछे बैकग्राउंड में वाइट स्क्रीन होनी चाहिए, ठीक है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में डालना है आपको। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ से सबमिट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। ये सब करने के बाद ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, वही है, कैंडिडेट को बोला जा रहा है कि वो 2 घंटे पहले एग्ज़ाम देने से पहले पहुंच जाए सेंटर पे, जिससे कि एग्ज़ाम लेट ना हो, उसको एंट्री फिर मिले भी नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है एग्ज़ाम देने जाने का, है ना। तो वही सब है, ये सब तो नॉर्मली अगर 12th पास स्टूडेंट होता है तो ये स्टूडेंट हर कोई जानता ही है कि उसको क्या इंस्ट्रक्शन मारने हैं। फिर भी आप ये सब पढ़ ज़रूर लेना कि आपके काम का रहेगा ये कि क्या क्या आपको जो है ध्यान रखना है। अब देखिए रफ वर्क के लिए इन्होंने क्या बोला है, ऑल कैलकुलेशंस राइटिंग वर्क इज टू बी डन ओनली इन द रफ शीट प्रोवाइडेड एट द टेस्ट सेंटर इन द एग्जामिनेशन रूम हॉल और एंड ऑन completion of the test the candidate must hand over the rough sheet of the to the invigilator on duty in the रूम और हॉल। अब देखिए क्या रहता है ना, कैंडिडेट्स के मन में डाउट रहेगा कि यार वहाँ मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, वो तो कंप्यूटर पे एग्ज़ाम है, मैथ्स का कोई सवाल आ गया, ठीक है, हालांकि मैथ्स चुना तो आएगा ही, अकाउंटेंसी का आ गया, फॉर्मूला लगाना पड़ गया, बैलेंस शीट बनानी पड़ गई, ऐसा कुछ भी काम हो गया, तो उसके लिए मैं कैलकुलेशन कैसे करूँ। तो वहाँ पे आपको शीट्स दिए जाएंगे शायद कि, हालांकि पेन्स भी दिए जाते हैं वहाँ पे, नहीं देंगे तो आप तो ज़रूर लेके जाएँ। तो फिर उस शीट में जो है आप अपना रफ वर्क कर सकते हैं। रफ वर्क आप जानते ही क्या होता है, कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है। फिर आपको एंड में एग्ज़ाम ख़त्म होते ही वो रफ शीट वहाँ पे सबमिट करके ही आना होता है। अब देखिए ये इन्होंने बोला है अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस एंड ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन रूल्स। अनफेयर मीन्स practice is an activity that allow a candidate to gain an unfair advantage over other candidate. It's include but is not limited to। मतलब क्या है यहाँ पे, ये है कि being in possession of any terms or article which has been prohibited to or can be used for unfair practices including any stationary item, communication device, accessory। वही सब है कि आपको बताया जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम जो है किस किस कंडीशन में कैंसिल हो सकता है, किस किस कंडीशन में जो आप एग्ज़ाम जो है आपसे बीच में आपसे जो शीट ली जा वो एग्ज़ाम कैंसिल किया जा सकता है। पनिशमेंट क्या हो सकती है अगर आपने रूल्स को तोड़ा है तो, द कैंडिडेट वुड बी debarred for 3 years in the future and shall also be liable for criminal action and or any other action as deemed fit। वही है, आपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया है और कुछ ऐसा कुछ करा है जो सच में क्रिमिनल टाइप कुछ वर्क है, तो फिर उसके हिसाब से आपसे आप पे एक्शन लिया जाएगा। तो वो सब है आपका, सिंपल है, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट को कि कैसे एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, क्यों रिजल्ट नहीं बनेगा। तो उसके लिए आप सिंपल है, आप अपने कोई भी गैजेट ना ले जाएं, इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी ऐसा ना लेके जाए सेंटर पे। चेकिंग होती है हालांकि, लेकिन आप ना लेके जाए, बाद में अगर मिलता है तो फिर आप जानते हैं क्या होता है एग्ज़ाम्स में। अब देखिए आंसर की आपको बाद में डिस्प्ले होगी, जो फिर उसमें आप जो है अगर आपको कुछ लगता है गलत आंसर की लिस्ट के अंदर, 200 रुपये दे के आप पर क्वेश्चन पे जो है उस पर क्लेम करते हैं। The result will be combined
बेस्ड ऑन द फाइनल आंसर की बाय डिक्लेयर नो ग्रीवियंस विद regard to answer key after the declaration of result NTA score of CUET will be entered। मतलब ये है फाइनल आंसर की बनने के बाद कोई कुछ नहीं कहेगा कि भाई मेरा आंसर जो था वो ये था, आपने जो ये करा ये गलत है, जैसे हम करते हैं ना स्कूलों में रिटर्न एग्जाम्स, वैसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे सिंपल यही है कि आपका एग्ज़ाम जो है उसका रिजल्ट फाइनल आंसर की बन गई, उसके बाद कोई क्लेम विलेम ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। पहले ही कर दो उसको, आपको टाइम मिलेगा, उसके बाद करोगे तो फिर सिंपल है, कोई फ़ायदा नहीं है, और आपका रिजल्ट जो है वही फाइनल माना जाएगा। और आपको जो है करेक्शन, किसी स्टूडेंट के रिजल्ट में करेक्शन हुआ होगा तो वो भी बाद में डिस्प्ले होगा वेबसाइट पे, चेक कर सकते हैं हर स्टूडेंट। मार्किंग स्कीम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है कैंडिडेट के लिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होता है ना, स्टूडेंट उलझ जाता है वहाँ पे जब एग्ज़ाम में जाता है, कुछ रेड सा ऑप्शन मिलता है, ग्रीन सा ऑप्शन मिलता है, फिर कुछ पर्पल टाइप का आता है सर्कल सा, वो ऑप्शन मिलता है। स्टूडेंट सोचता है यार ये क्या हो रहा है, मैंने तो क्वेश्चन छोड़ दिया, तो ये रेड क्यों हो रहा है, ये ग्रीन क्यों हो रहा है, और ऐसा कुछ। तो स्टूडेंट के लिए जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपने सही आंसर दिया आपको +5 मार्क्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के सही होने पर, लेकिन अगर वही आंसर गलत होता है तो 1 नंबर आपका काटा जाएगा। जैसे कि आपने 3 क्वेश्चन के आंसर दिए एग्ज़ाम के अंदर, 5-5 मार्क्स के थे, उसमें से आपके 2 सही है 1 गलत है, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, आपको 9 नंबर मिलेंगे। पहले आपको 10 मिले, तीसरा आपका गलत होने की वजह से 1 घटा लिया और 9 नंबर आपको दे दिए। अब एक चीज़ बोली है, अनआंसर्ड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी गिवन नो मार्क्स, 0। मतलब अगर आपने लिखा है कि अगर वहाँ पे मार्क्ड कर दिया है कि फॉर रिव्यू, मतलब कि उस क्वेश्चन को आप दोबारा आके देखेंगे। जैसे स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 खुला हुआ है, आपको अभी वो नहीं आ रहा, आप सोच रहे हैं कि मैं इसे बाद में करूँगा, मैं दूसरे क्वेश्चन को देख लेता हूँ, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है मार्क्ड फॉर रिव्यू, तो उसको आप कर्सर से क्लिक कर देंगे मार्क्ड फॉर रिव्यू के लिए, और फिर अगले क्वेश्चन को देख लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या होगा ना कि स्क्रीन पे आपको एक रेड कलर का और वो शेप आती है उस क्वेश्चन की फील्ड में, तो वो उसकी जगह आपका पर्पल रंग का कुछ आएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ भाई मैंने ये क्वेश्चन का आंसर दिया नहीं, मैंने इसका दिया तो नहीं है, साथ में मैंने इसको चुना भी है कि मैं इस क्वेश्चन को दोबारा आके देखूंगा, तो उसको मार्क्ड फॉर रिव्यू बोलते हैं। अब इन दोनों केसेस में आपको 0 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि आपने अटैम्प्ट तो करा ही नहीं है ना उसे, सिंपल। If more than one option is found to be correct, then 5 marks will be awarded to only those who have marked any of the correct option। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर आप क्या है 4 ऑप्शन, 4 में से जो है आपके 2 आंसर सही हैं और आपने उनमें से कोई सा भी है, जैसे मान लीजिए ऑप्शन A B C D, उसमें से आपका A और C ऑप्शन दोनों ही सही हैं, आपने C ऑप्शन करा है, तो आप सोचेंगे घर जाके यार इसका आंसर तो A आ रहा है और मैं C करके आया हूँ, तो मुझे मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आपका ऑप्शन C है और आंसर A, दोनों के दोनों ही आंसर हैं करेक्ट। तो अगर आपका एक भी ऑप्शन उस आंसर में आ रहा है करेक्ट आंसर वाले में, तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिलते हैं। अब देखिए अब क्या बोला जा रहा है, अगर सारे ही ऑप्शन सही हैं और अगर कैंडिडेट ने उस क्वेश्चन का आंसर दिया है, चाहे वो कोई सा भी ऑप्शन दिया हो, तो वो तो सही होगा ही होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि अगर ABCD ऑप्शन है और आपने उसमें से C ऑप्शन करा है और बाद में रिजल्ट में पता लग रहा है कि उसके सारे ही आंसर सही थे, तो स्टूडेंट को रिजल्ट तो मिलेंगे ही, लेकिन मार्क्स भी मिलेंगे। लेकिन अगर उसने कैंडिडेट ने अटैम्प्ट ही नहीं किया है वो क्वेश्चन, तो उसे मार्क्स नहीं मिल सकते। देखिए, इफ़ नन ऑफ द ऑप्शन इज़ फाउंड टू बी करेक्ट or a question is found to be wrong or a question is dropped, then all candidates who have attempted the dropped question will be given 5 marks। देखिए क्या बोला जा रहा है, तो अब ऐसा हुआ एक क्वेश्चन आया, उसके 4 ऑप्शन, चारों में से कुछ भी सही नहीं, ठीक है, और एक क्वेश्चन आया, तो इसका मतलब तो क्या हो गया कि क्वेश्चन जो गलत है ना, गलत क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। और हर कैंडिडेट को जिसने भी उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट भी किया था ना, चाहे वो कुछ भी लिखा हो, उसने कोई सा भी ऑप्शन चुना हो, उसको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब क्वेश्चन गलत ही आ गया तो हर स्टूडेंट को मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे।
देखिए एडमिशन के लिए सिंपल बोला गया है यहाँ, डज नॉट कन्फेयर एनी राइट टू द कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द डिजायरस यूनिवर्सिटी। द सिलेक्शन एंड एडमिशन आर सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग the admission criteria, eligibility, rank in the merit list, medical fitness, verification of original documents, and such other criteria as may prescribed by the university। ऐसा नहीं है, देखिए क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये बोल रहे हैं कि आपने उस यूनिवर्सिटी में उस कोर्स के लिए अप्लाई किया और यहाँ से एग्ज़ाम दिया और आप इसमें पास हो गए, आपने कट ऑफ के हिसाब से निकाल लिया एग्ज़ाम तो आपको एडमिशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। सीट्स होती हैं हर यूनिवर्सिटी में, सीट्स के हिसाब से, आपके डॉक्यूमेंट की ओरिजिनलिटी के हिसाब से, आपकी मेडिकल फिटनेस, अगर कॉलेज वाले किसी कोर्स के लिए बोल रहे हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो सारी देख दाख के आपको एडमिशन देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। Admissions are handled at the level of each of the central university for their respective programs. After the declaration of result, the respective CU will declare the admissions schedule. The respective central university will declare the counseling, admission schedule, and merit list based on the CUET score and the other criteria of the respective university. For all admission related procedures queries, the candidate are advised to refer the website of the applied university. सिंपल बोला गया है यहाँ पे कि एडमिशन जो आपने, जैसे आपका रिजल्ट आ गया CUET का, ठीक है, अब उस रिजल्ट के बाद क्या करना है स्टूडेंट को, वो रिजल्ट आने के बाद आपकी अलग अलग यूनिवर्सिटी जिसने भी इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको एग्ज़ाम देने का कहा है, वो अपनी अलग से मेरिट लिस्ट निकालेगी। मेरिट लिस्ट मतलब वो अपनी अलग एक कट ऑफ निकालेगी, उस कट ऑफ को आप चेक करेंगे, वो आपको बताएगी कि अगर उसमें उस कट ऑफ के अंदर आपका आता है कट ऑफ तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और बाकी क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो उस यूनिवर्सिटी का, तो उसके लिए आप जो है अपनी अप्लाइड कोर्स यूनिवर्सिटी में भी चेक करते रहें। मेरिट लिस्ट में कोई जो है एनटीए रोल प्ले नहीं कर रहा है, सिंपल इन्होंने बता दिया है। ये अपना रिजल्ट दे देंगे, आपके मार्क्स दे देंगे, आप क्वालिफाई हैं नहीं क्वालिफाई हैं वो दे देंगे। उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, कॉलेज में, मतलब अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी, जब बाद में कट ऑफ आए उनकी, उस हिसाब से देख लें आपका एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए अब ये क्या है, ये है आपका, अच्छा, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। यहाँ पे कैंडिडेट एक मिनट, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिक वैक्सीनेशन, न्यू एड्रेस, अच्छा, वैलिड फॉर द ईयर, दिस इज सर्टिफाइड दैट सन वाइफ ऑफ परमानेंट एड्रेस रेजिडेंट, those photographs are attached below belongs to this section since the gross income जो है फैमिली की 8 लाख से नीचे है, ₹8 लाख ओनली फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 से 23, his her family does not own or possess any of the following asset। देखिए ये जो है ना, ये कैंडिडेट के द्वारा डिक्लेरेशन होता है, ये वो होता है, या फिर जैसे देखिए आप अगर सर्टिफिकेट, आप जैसे सर्टिफिकेट है आपका EWS में, तो उसके लिए आपको क्या क्या भरना है, अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है, अपना टाइम डालना है, किस डेट से किस डेट तक, मतलब उस जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं वो डेट डालेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे वो डेट डालेंगे कौन सी ईयर का आपका वो सर्टिफिकेट है, अपना नाम डालेंगे, ठीक है, सर्टिफाइड दैट श्री आपका नाम जो भी है, फिर सन ऑफ आपके फादर या फादर का नाम जो भी है ना, उसके हिसाब से डाल देंगे डिटेल, फिर पोस्ट ऑफिस का वो डालेंगे एड्रेस, पिन कोड डालेंगे, सिंपल जो आपसे यहाँ मांगा जा रहा है, जैसा आपके सर्टिफिकेट पे होगा उसकी डिटेल यहाँ पे भर देनी है आपको, सिंपल, ठीक है। उसके बाद इसे भी फिल, इसको जो है सबमिट कर देना। ये आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल्स मांग रहा है अगर आपने क्लेम करा है तो, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आप कैटेगरी में आते हैं तो ये आपको भरना होगा। सेम ऐसा ही OBC के लिए भी है बनाया गया है। देखिए ये SC ST वालों के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है,
जिसे आप डिक्लेरेशन, अंडरटेकिंग भी बोलते हैं। देखिए ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की है। सेक्शन आपको बता दिया, 13 लैंग्वेज सेक्शन 1 के ए में, 20 लैंग्वेज 1 के बी में, और 27 डोमेन सब्जेक्ट्स। तो आप देख सकते हैं 20, 30, 20 और 13 33, और 7 40 60 हो गए, और बाकी आपका 60 से ज़्यादा आपके सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। 10 आप मैक्सिमम दे सकते हैं, आपको बोल दिया गया है। देखिए यहाँ आपका एग्ज़ाम होगा, आप सेंटर को चुनेंगे ना, तो आपका सेंटर इन्हीं में से कोई होगा। स्टेट, उस स्टेट में ये सिटी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे मैं अभी दिल्ली के लिए बात करूँ, तो आपका दिल्ली में जो है ना, जैसे छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 सेंटर होने वाले हैं। लेकिन दिल्ली का क्या, दिल्ली में सिर्फ एक ही जगह सेंटर पड़ने वाला है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। हरियाणा में देख सकते हैं 4 जगह सेंटर पड़ रहा है। इस जगह, इस हिसाब से जो है हर स्टेट में कितने सेंटर होंगे वो इन्होंने बता दिया है एग्ज़ाम के। इतनी जगह आपके एग्ज़ाम होंगे। CUET के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं इसमें, जो अपना एग्ज़ाम देते हैं। अब देखिए फ़ीस के लिए आपको क्या बोला है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, इन सब से आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। देखिए ICI में बोला गया है कि आपको, अगर आप ICI बैंक से करते हैं पेमेंट नेट बैंकिंग में, तो कोई आपका चार्ज नहीं लगता। अदर बैंक से करते हैं जैसे SBI दूसरा कोई, तो उसमें आपको 4 रुपये प्लस GST आपको लगता है। सेम कैनरा में आपको बताया है, कैनरा से कोई नहीं लगता है ना, तो यहाँ बताया गया है। पेटीएम, नेट बैंकिंग में पेटीएम से 4 रुपये आपके लगेंगे चार्ज प्लस GST। ये ऊपर लग रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फीस से ऊपर लग रहे हैं। आप ऐसा मत मानना कि ये लग रहा है, ये ऊपर लगने वाले हैं, एक्स्ट्रा चार्ज जिसे आप बोल सकते हैं। इस तरीके से आपका पेमेंट हो जाएगा यहाँ से। ये आप चेक कर लेना ज़रूर पेमेंट कैसे करना है, क्योंकि पेमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के लिए। उसी के बाद जो आपका फॉर्म जो है परमानेंट सबमिटेड माना जाता है। अब देखिए वहाँ पे होगा क्या, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है आपका। वहाँ पर द मेजर एग्जामिनेशंस विल कंडक्टेड बाय NTA। देखिए यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सेम एग्ज़ाम की। मतलब मॉक टेस्ट उसके लेके आप कंप्यूटर पे कैसे एग्ज़ाम देते हैं उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेबसाइट पे कैसे कर सकते हैं वो बताया गया है। सिंपल लॉगिन कर लेंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर आएंगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जाके। हाँ ये बताना आपको ज़्यादा ज़रूरी था। आप अगर ऐसा कुछ आता है स्क्रीन में, आपने कुछ ऑप्शन चूज़ नहीं किया, डॉट आ जाता है सर्कल में, चूज़ कर लिया एक ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर शोन इन ब्लू कलर इंडिकेट दैट यू हैव नॉट येट अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। अगर ऐसा कुछ आ रहा है ब्लू कलर में, तो आपका मतलब 12th क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं किया है। 13 क्वेश्चन और ऐसे ग्रीन आ रहा है, तो क्वेश्चन जो है आंसर द क्वेश्चन, आपने इसका आंसर दे दिया है। रेड में आ रहा है तो आपने आंसर अभी नहीं दिया है। येलो में आ रहा है तो यू हैव आंसर द क्वेश्चन बट मार्क्ड इट फॉर रिव्यू। ठीक है, ये येलो में आ जाता है मार्क फॉर रिव्यू, जरूरी नहीं है येलो में, अगर किसी और में भी आ रहा है वहाँ लिखा होगा कि मार्क फॉर रिव्यू है कि नहीं है। इससे आप आगे बढ़ते, इससे पीछे आते हैं स्क्रीन पे अपनी। नेगेटिव मार्क्स बता दिया आपको। रफ वर्क का बता दिया आपको। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन, देखिए ये ना परसेंटाइल में आपका रिजल्ट आता है, इसका भी CUET का भी आपका परसेंटाइल में रिजल्ट आता है।
वो आपकी निकाली, वो कैसे निकाली जाती है वो उस पर अलग वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको ज़रूरत है तो। वैसे इतना जानना आपका ज़रूरी है कि ये आपका परसेंटाइल में रिजल्ट आएगा, कितने कैंडिडेट्स ने अपना इसका एग्ज़ाम दिया था, उसके हिसाब से, उस शिफ्ट के हिसाब से जो है, और लेवल ऑफ एग्ज़ाम के हिसाब से जो है आपका रिजल्ट बनता है यहाँ पे। ये एग्जाम्पल, सपोज अ टेस्ट was held in 4 phases of examines as per details given below. Allocations of day shifts were done randomly. मैंने जैसे आपको बताया, ये आपके उस दिन में, उस शिफ्ट के हिसाब में, उस शिफ्ट में कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, उसके हिसाब से आपका रिजल्ट निकाला जाता है। उन सब स्टूडेंट से आपका रिजल्ट को कंपेयर करके निकाला जाता है आपकी परसेंटाइल। ये फॉर्मूले हैं जो लगाते हैं ये लोग आपके रिजल्ट को बनाने के लिए। आप इसको अच्छे से चेक कर सकते, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। आप अपनी प्रिपरेशन करें, आप वेल प्रिपेयर्ड होकर अपना एग्ज़ाम देंगे तो ऑटोमेटिकली उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है उस टाइम पे, ऑटोमेटिकली वो अच्छा आना ही आना है। तो ये था आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन। देखिए जो ऊपर कुछ यूनिवर्सिटी थी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, और भी कौन कौन सी है वो वहाँ पे आपको वेबसाइट पे दिखा दिया था मैंने। तो ये था आपका फुल प्रोसीजर, आपका CUET UG 2023 का प्रोसीजर, कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या क्या होगा, कैसे कैसे क्या रहने वाला है, सब इसमें आपका बताया हुआ था। इस तरीके से आप अपने इस एग्ज़ाम को देंगे। तो मैं जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैं आपको इसका लिंक जो है, इस फाइल का लिंक प्लस सिलेबस का लिंक, साइट का लिंक, ये सब प्लस यूनिवर्सिटीज़ का लिंक कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, वो सब जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इसे जा सकते हैं डायरेक्टली, और नहीं तो सिंपल आप अपने ब्राउज़र से वेबसाइट पे आके सब देख सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।